सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एक कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। एज यूजुअल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स के बारे में। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या बताया था, जो आपका लैग फेज है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये रहा आपका लैग फेज। यहाँ लैग फेज को रिप्रेजेंट हमने किससे किया है, ए, ठीक है, इंग्लिश के कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। लैग फेज के बाद आती है आपकी क्या, लॉग फेज की अवस्था। लॉग फेज में क्या होता है, आपके एंटीबॉडीज का निर्माण होगा, वो वहां पर बहुत ज्यादा नंबर में बनेंगे और नंबर में बनने के साथ साथ उनका प्रतिरोध भवन होता है वहां पर, ठीक है। और एंटीजन के साथ क्या काम करते हैं, वो उनके साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं ये। इसके बाद आता है आपका सी। सी यहाँ पर हमने दिखाया है आपका संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था मतलब यहाँ पर आपके एंटीबॉडी बन भी रहे हैं, ठीक है, और साथ में वो मिटते जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मोड़ दिया है मैंने। मिटने का मतलब वो यहाँ पर अभिक्रिया भी कर रहे हैं किससे, एंटीजन के साथ, और बन रहे हैं और थोड़े से मिटते जा रहे हैं, इसीलिए संतुलन की अवस्था है वो, संतुलन। अभी तक आपको पता होगा ये। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पतन की अवस्था स्टार्ट हो जाती है। ये रहा आपका डी, ठीक है। ये हमने बताया है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स में, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये था आपका टाइम, मतलब समय कितना लग रहा है और साथ में ये था आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन मतलब एंटीबॉडी का निर्माण जो हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ आप लोगों को पास ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब बताया था तो आपको ये बोला गया था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो फर्स्ट चरण होता है लैग फेज, वो उसकी किस पर डिपेंड करेगा, उसका समय वो एंटीजन की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा फेज आएगा, सेकंड, मतलब लॉग फेज। यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण होता है और साथ में उनका प्रतिरोध भवन होगा, एंटीजन के साथ वो कंबाइंड करेगा। सी में संतुलन होगा एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में। उसके बाद फेज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है, मतलब पतन की अवस्था आ जाएगी। यहाँ पर पतन भी किसका होगा, यहाँ पर पतन होगा आपके एंटीबॉडी के निर्माण से संबंधित, ठीक है। अब क्लास ये तो थी आपकी फर्स्ट उसकी बात, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स यहां आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था, आपकी जो फर्स्ट फेज जो होती है वो या तो बहुत कम टाइम के लिए होगी या होगी ही नहीं, ठीक है। तो वो हुई नहीं और साथ में होने के बाद क्या आ जाता है उसमें, तुरंत उसमें आ जाता है आपका बी। भाई ये तो रहा आपका ए फेज, ए दिख रहा है क्लास सभी को। यहाँ ये जो ए लिखा है, ए मतलब लैग फेज है। यहाँ पर लैग फेज या तो होगी नहीं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होगी तो बहुत कम समय के लिए होगी, ठीक है। उसके बाद सीधे बी, बी मतलब लॉग फेज आ गई। यहाँ पर आपके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी हो रहा है और वो एंटीजन के साथ कंबाइन भी कर रहा है, मीन वो कोई रिएक्शन अभिक्रिया कर रहा है वहां पर। ये यहाँ तक हो गई आपकी आपकी फेज सेकेंड। उसके बाद होता है आपका सी, संतुलन की अवस्था आएगी, ये रही संतुलन की अवस्था। और उसके बाद डी मतलब पतन की अवस्था, फेज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये टू टाइप्स के आपको वो दिखाई दे रहे हैं ग्राफ। उसमें जो फर्स्ट है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी जो है वो क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए क्लास, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मुझे पहले तो ये बताएं, क्या आपको इन दोनों ग्राफ में से कोई प्रॉब्लम है या सब कुछ क्लियर है? दोनों ग्राफ्स आपके उसी से रिलेटेड है, कोई परेशानी है तो आप पूछिए।
क्लास सभी को सब कुछ क्लियर है? तो फिर रफ कर दिया जाए अब। हाँ चलिए, कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन मतलब उनके बनने के बारे में, ठीक है। तो मतलब प्रतिरक्षियों का उत्पादन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो क्लास यहाँ तक तो आप लोगों ने जनरली देख लिया किस तरीके से 4 फेजेस में बनती है और किस तरीके से वर्क करती है, सब चीज आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, एंटीबॉडीज का उत्पादन जो है वो किस वे में होता है। आपके शरीर में किसी भी एंटीजन ने प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश करने के बाद भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपके AMI, ठीक है। कहाँ जाएगा वो, ब्लड, ठीक है। ब्लड में आपकी क्या मौजूद होंगी, बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स आपकी एक्टिव हो गई। यहाँ पर एक्टिव होते ही वो क्या करती है, वो 2 तरह की सेल्स बनाती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका मतलब क्या होता है, प्लाज्मा सेल। और सेकेंडरी होती है स्मृति कोशिका, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। प्लाज्मा सेल और स्मृति कोशिका में क्या डिफरेंस रहता है, जो प्लाज्मा सेल होती हैं ये अपनी ही जैसी कुछ क्लोन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ये क्लोन्स फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्लोन्स फॉर्मेशन मतलब क्लोन का बनना, ठीक है। प्लाज्मा सेल अपनी ही जैसी सेल्स बनाएगी, ये सेल्स बना दी, ठीक है। और ये सेल्स जो होती हैं ये ही आगे जाकर क्या काम करती हैं, ये प्लाज्मा सेल ही होती हैं जो आगे जाके आपकी एंटीबॉडी का निर्माण करेंगी। ठीक है। स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें हम क्या बोलते थे, इन्हें हम रेस्टिंग सेल भी बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर क्या काम करती हैं, ये कभी भी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करती हैं, सिर्फ उसे मेमोराइज करती हैं, सिर्फ याद रखती हैं उनको। और अगर ये ही कोई एंटीजन दोबारा आपका शरीर प्रवेश करेगा तो ये स्मृति कोशिकाएं होंगी जो 2 टाइप्स में फिर डिवाइड हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो वही होगी प्लाज्मा, और दूसरी कौन सी होगी, वो होगी आपकी स्मृति कोशिका और प्लाज्मा कोशिका। ठीक है, यहां तक तो आप सब लोग जानते हैं जनरली होता क्या है। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो आपका एंटीजन है, ठीक है, उस पर काम करने के लिए एंटीबॉडी जो बन रही है, ये तो आप अब तक जानते ही हैं सब कुछ, ठीक है। ये एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत धीरे गति से होता है या फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या काम करते हैं, यहाँ पर बी सेल के साथ आपकी हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल मतलब सहायक टी कोशिका, ठीक है। हेल्पर टी सेल इसके साथ जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद क्या काम कराती है, वो आपकी एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। अरे सहायक कोशिका जब इसके साथ जुड़ती है तो ये काम करवाती हैं। इसके अलावा आप लोगों को याद हो मैंने एक और बताई थी
अवरोधक कोशिका, अवरोधक कोशिका मतलब सप्रेसर सेल। ठीक है, सप्रेसर टी सेल जो होती है वो क्या काम करती है, वो इस प्रोसेस को होने से रोकती है। ठीक है, वो इसको होने से रोकेगी कि मतलब इसकी हेल्प से ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना हो। ये टाइप्स हैं टी सेल के, ये आप लोगों को लास्ट टाइम बताए भी थे। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पता होगा। अब यहाँ जानने वाली बात क्या होती है, ये आप देख रहे हैं एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनते बनते कभी कभी ये बी सेल, भाई बी सेल ने एंटीबॉडी का निर्माण किया है, मगर कभी कभी क्या होता है, एंटीबॉडी बनी, आपके एंटीजन को इसने क्या किया, अभिक्रिया किया और इसको खत्म कर दिया, उसका नाश कर दिया। लेकिन ये बी सेल फिर भी लगातार अपनी एंटीबॉडी बनाती जा रही है, लगातार बनाती जा रही है, वो रुक नहीं रही है। तो जनरली होता क्या है कि भाई है तो क्लोन्स, क्लोन्स का मतलब क्या रहता है, पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए क्लास, क्लोन्स का मतलब रहता है ये जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सभी में समान प्रकार के जीन्स उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट लिखा है ये। ठीक है, समान प्रकार के जीन्स उपस्थित होंगे और उसमें जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला जो होगी वो भी समान प्रकार की होगी। ठीक है, ये क्लोन्स हैं भाई, क्लोन्स तो समझते हैं ना, एक जैसे ही, जो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली मतलब संरचनात्मक और अपने कार्यात्मक भाव से वो एक जैसे हो, एक समान हो। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्लोन्स बोलते हैं, क्लोन्स। ठीक है, एक जैसे, जो दिखने में भी एक जैसे हो और उनका काम भी एक जैसा हो, तो ऐसे कोशिकाओं को हम क्लोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर बात क्या थी, बी सेल्स फिर भी लगातार बनाती जा रही है अपने एंटीबॉडी, उसने बनाया हमारे शरीर में। तो क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये बी सेल से बनने वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये कुछ गांठ का रूप बना लेती हैं। गांठ, गांठ मतलब होता है ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर बना लेती है, या हम ये कहें कि वो कैंसरस हो जाती हैं बी सेल्स। कैसी हो जाती है, कैंसरस, मतलब कैंसर का रूप धारण कर लेती है। भाई कैंसर मतलब क्या होता है, कैंसर को जनरली हम लोग किस वे में लेते हैं, आप लोग किस वे में लेते हैं भगवान जाने, लेकिन कैंसर का मतलब होता है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा हो जाना, किसी भी चीज का। जैसे अगर हम लोग बात करें आपकी ब्लड सेल में जो आपकी होती है, ठीक है, उसमें WBC का नंबर बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोपीनिया होता है एक, और एक होता है लिम्फोकोपोनिया, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो वो ब्लड कैंसर का जो रूप होता है उसमें WBC जो रहता है, ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो उसमें WBC का नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो खैर यहाँ बात जो है कैंसर की बात चल रही है, जो बी सेल्स जो है वो कैसी हो जाएगी, वो कैंसरस फॉर्म में हो जाएगी, कैंसर का रूप धारण कर लेगी और एक ट्यूमर बनाएगी। लेकिन ट्यूमर भी ये कैसा है, ट्यूमर भी ये क्लोन्स कोशिका पाई जाती है इसमें भी, गांठ में। ठीक है, इस ट्यूमर में भी कोशिका कैसी होंगी, क्लोन्स होंगी, मतलब उसमें सारे जीन्स भी एक जैसे होंगे और उसमें अमीनो एसिड की श्रृंखला भी समान होगी। तो ये जो गांठ होती है, ठीक है, या ये जो कैंसरस जो हो जाती है, इसको एक टर्म दिया जाता है क्लास, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, यहाँ लिख के दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं माइलोमा। ठीक है, ये माइलोमा, माइलोमा क्या होती है, माइलोमा बी सेल से स्रावित होने वाली एंटीबॉडीज का एक ऐसा समूह होता है जो कैसी होती है, क्लोन्स होती हैं। ठीक है, और उनको हम क्या नाम देते हैं, माइलोमा नाम देते हैं। ठीक है,
माइलोमा के साथ आप लोगों को एक टर्म और सुनने को मिलेगा, वो होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या होगा वो? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब होता है आपका एक प्रतिरक्षी, ठीक है, एक क्लोनी प्रतिरक्षी। भाई मोनो मतलब क्या होता है? एक, क्लोनल मतलब क्लोनी प्रतिरक्षी, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, ठीक है। अब ये मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी क्या होती है क्लास? पहले तो मुझे ये बताएं, यहाँ तक बताया है, आपको कोई परेशानी है? बस इसे छोड़ दीजिएगा, ये जो ये वाला टर्म है ना, ये माइलोमा, इस चीज को छोड़ने के अलावा जितना भी ये बताया गया ये सब चीज समझ में आई? क्योंकि अब ये सब चीज आपको मोनोक्लोनल में भी सुनने में आ जाएगी, ठीक है। ये इसका बताएं आप मुझे, ये सब चीज क्लियर है आप सभी को? सेकेंड ईयर थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करें, फीडबैक देखना आप लोग स्टार्ट करें जरा, मुझे समझ में आया ना सभी को? कोई परेशानी है तो पूछिए, अदरवाइज हम इसे रफ कर देते हैं फिर यहाँ से। फिर माइलोमा के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया मतलब। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एक क्लोनी प्रतिरक्षी क्या होती है क्लास? ये एक सिंगल कोशिका से ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? ये एक सिंगल, सिंगल मतलब हिंदी में से एकक बोलते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल कोशिका से उत्पन्न होने वाली ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होती हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक मतलब जो संरचना में, देखने में और कार्य में भी समान होंगी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, ये तो डेफिनेशन है, इसको नहीं भी समझ में आएगी वो यहाँ से समझ ले। आपके पास कोई भी एक कोशिका है, ठीक है, उसने अपने ही समान की कुछ कोशिकाएं बनाई, ठीक है, मतलब अपने ही क्लोन्स बनाए हैं। क्लोन्स मतलब ऐसे माने आप लोगों को बताया था मैंने, एंटीजन पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? एंटीजन पर प्रेजेंट रहते हैं आपके एपिटोप। क्या प्रेजेंट रहते हैं? एपिटोप, ठीक है। और एंटीबॉडी पर क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? पैराटोप। तो यहाँ पर जितनी भी ये क्लोन्स बने हैं ना, उस पर सेम टाइप के पैराटोप प्रेजेंट रहेंगे। वहां पर सेम मतलब समान प्रकार के जीन्स होंगे, समान प्रकार की अमीनो एसिड चेन होगी, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के क्लोन्स होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। तो अब इन्होंने भी इस तरीके से बनाई अपने जैसे क्लोन्स, ठीक है। अब ये सारी कोशिकाएं ये एक जैसी हैं, चाहे आप ये कोई भी ले लें इनमें से, ठीक है। ये सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आपकी माइलोमा का। कहने की बात ये है, ये जो गांठ बनाई थी ना बी सेल ने, यहाँ पर
जिसको हमने क्या नाम दिया था, माइलोमा। तो इस ट्यूमर में से अगर आप कोई एक सेल लेते हैं ना, तो वो सारी समान होंगी। क्यों समान होंगी? क्योंकि उनका निर्माण जो है ना वो एक सिंगल पेरेंट से हुआ है। यहाँ से कैसे हुआ है? वो केवल एक कोशिका से ही हुआ है उनका निर्माण, ठीक है। इसीलिए वो कैसी हो जाएंगी, वो सेम होने की वजह से ही उनको हम क्या बोलते हैं, माइलोमा बोलते हैं। और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी एंटीबॉडी है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ये एक ऐसी प्रतिरक्षा है। सुनिए तो उसमें कुछ डालो यार, चल ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो ज्यादा दिख नहीं। अच्छा वहां रख दिया है, मैं इन दोनों को देख। एक क्लोन से, एक ही एंटीबॉडी से जो उत्पन्न हुई है कोशिकाएं, वो सारी मोनोक्लोनल में होती हैं। अब क्या करते हैं, एक कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, मुझे ये लग रहा है बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये ठीक है। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहलर व मिलस्टेन, ठीक है। इन कोहलर व मिलस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन माइलोमा में से, ठीक है, माइलोमा में से कोशिका ली थी, कुछ कोशिकाएं ली थी। अब भाई कुछ कोशिकाएं मतलब वो सारी समान कोशिकाएं होंगी, माइलोमा में तो सारी कोशिकाएं समान थी, सारी एंटीबॉडीज बराबर थी भाई। तो उसमें से कुछ कोशिकाएं ली थी और इन कोशिकाओं को लेकर उन्होंने कुछ अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिनको नाम दिया था, इन्हें हिंदी में भी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है सेकेंड ईयर, इसके बारे में आपको सेक्शन सी में बताया जाएगा अच्छे से। वहां आपको पूरा इनके द्वारा किया हुआ पूरा एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा, किस तरीके से उन्होंने माउस लिए थे, किस तरीके से उन्होंने फिर माइलोमा ली थी किसी एक रैट में से, और फिर दूसरा एक वो करके मतलब उसकी स्प्लीन में से ली थी कुछ अच्छी कोशिकाएं, और उन दोनों को फ्यूज करा था। उसके बाद तब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी थी। लेकिन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी थी क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे मगर सेक्शन सी में। यहाँ जानने की बात बस यही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो किसका निर्माण कर लेती है, माइलोमा का। माइलोमा में समान प्रकार की आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। तो क्लास अब आप मुझे ये बताएं, एक क्लोनी प्रतिरक्षियां समझ में आ गया सभी को? किसी को इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर होगा शायद, सभी को सब कुछ क्लियर है ना बेटा? चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की मीटिंग इतने ही रखते हैं, आगे फिर कल बात करते हैं, ठीक है। कल हम CMI के बारे में बात करेंगे, ठीक है मैम, काट दीजिए।